वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जीवन चिकित्सा का आज जो विषय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस विषय का नाम है औषधि। औषधि विषय है, आप सब परिचित हैं। जीवन चिकित्सा में डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी तीनों का ये विषय है। यानी कि तीनों के स्टूडेंट को इसे पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इस विषय के अंदर मुख्य रूप से वनस्पतियों की चर्चा रहेगी और अन्य औषधि। यानी एक तो हमारी प्रकृति में वनस्पतियां हैं विविध प्रकार की, और अन्य औषधि, अन्य औषधियों में जो हमारे जितने भी पदार्थ हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं औषधि के रूप में, वो उस पर चर्चा रहेगी। आज हमने सबसे पहली जो औषधि, एक औषधि का पूरा विस्तार से वर्णन इस कक्षा में हम सीखेंगे, उसका उपयोग सीखेंगे। तो उससे पहले कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं, आज हम चर्चा करेंगे गौमूत्र के विषय में। और क्योंकि ये पहली कक्षा है तो कुछ कॉमन चीज़ों का मैं आप सबसे पहले बैकअप दूंगा, ताकि बार बार वो प्रश्न कक्षा के माध्यम से ना आए। तो इसके ऊपर सबसे पहला जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रकृति माँ की कृपा से 20 लाख से अधिक वनस्पतियां इस समूचे विश्व के अंदर हैं। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों के इस पे रिसर्च हैं, तथ्य हैं। लेकिन हमने हमारे व्यक्तिगत जीवन में लगभग 450 के आसपास प्रकार की वनस्पतियों को देखा है, और लगभग 150 के आसपास को हमने उपयोग किया है। तो वनस्पतियों को लेके जीवन चिकित्सा पद्धति का जो सिद्धांत है, जीवन चिकित्सा का अर्थ है जीवन। पहले हम जीवन को समझते हैं। जीवन का अर्थ होता है जीव और वन, यानी कि जीव, इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं और जितनी भी वनस्पतियां, ये मिलके आपस में एक दूसरे के लिए, प्रकृति ने एक दूसरे के लिए इनको निर्मित किया है। सबका उपयोग है, समानांतर उपयोग है। कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी नीचे नहीं है, सभी समानांतर। हाँ, ये अहंकार जरूर पैदा होता है कि हम मनुष्य, हम एक पेड़ को काट सकते हैं, हम, हमारी वजह से गाय को चारा मिलता है, बकरी हमारी वजह से, वो सिर्फ एक अहंकार है। हकीकत यही है कि ये अहंकार प्रकृति ने प्रत्येक जीव को दिया है। प्रत्येक जीव यही समझता है कि मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि प्रकृति में सभी समानांतर उपयोगी हैं, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और एक ये प्रकृति माँ की चेन है जो एक दूसरे के लिए इन्होंने जीवों को और वनस्पतियों को बनाया है। तो जीवन चिकित्सा जीवन की परिभाषा से प्रारंभ होती है, और जीवन की परिभाषा मेरे मत के अनुसार एक मनुष्य प्रकृति में विद्यमान सभी जीवों को प्रेम करते हुए, वनस्पतियों को प्रेम करते हुए, उनका उपयोग करते हुए और एक दूसरे के लाभ को, हानि को देखते हुए जो जीवन जी रहा है, वही जीवन है। जीव और वनस्पतियों के बीच में जो प्रेम है वही जीवन है। और उसी जीवन में जो विकार आया है, हमारे जीवन की जो परिभाषा में जो विकार आया है, जीने के हमारे तरीके में जो विकार आया है, जो स्वार्थ हमारे अंदर घुसा हुआ है, उसी स्वार्थ के चलते हुए आज जो इस प्रकृति का अपने आप को सबसे बुद्धिमान जीव समझता है, सबसे श्रेष्ठ जीव समझता है, मनुष्य के स्वार्थ के चलते हुए प्रकृति में विकार आया। और प्रकृति के वे विकार हैं, चाहे वो हमारे जल तत्व का दूषित होना हो, पृथ्वी तत्व का हो, आकाश का, वायु का, वनस्पतियों का दोहन हो, या जीव जंतुओं के ऊपर अत्याचार हो, उन्हीं अत्याचारों को परिणाम सबसे अधिक मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है, बीमारियों के रूप में, दुख के रूप में, मानसिक पीड़ा के रूप में। इन सब समस्याओं को ठीक करने का मार्ग है जीवन चिकित्सा पद्धति, लाइफ पैथी। इस पद्धति को उपयोग करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन में एक चिंतन प्रारंभ करता है कि जितनी आवश्यकता मेरी है, उतनी ही आवश्यकता प्रत्येक जीव की है और प्रत्येक वनस्पति की है। मैं जब तक किसी भी जीव और वनस्पति से प्रेम नहीं करूंगा, उनके लिए नहीं सोचूंगा, तब तक मैं भी सुखी नहीं रह सकता। तो ये इस जीवन चिकित्सा पद्धति का मूल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में अब हम वनस्पतियों पे जो चर्चा कर रहे थे, इस पद्धति का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वनस्पति को अपने समानांतर देखेगा
और वनस्पति का उपयोग अपने शरीर के आरोग्य के लिए करेगा, तो पहली उसकी जिम्मेवारी जो है वो ये बनती है कि जिस वनस्पति को मैं ले रहा हूं उसका कुल नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बार बार ये मुहावरे भी चलते हैं कि किसी की चढ़ती बेल को नहीं काटते, किसी के वंश को नष्ट नहीं करते। तो ये पहला है कि जब तक उस वनस्पति से आप ले रहे हो, उदाहरण के लिए आपके यहाँ पे मकोए के पौधे हैं जंगल में 10-20, और आपने देखे किसी दिन और देखते ही आपके मन में लालच प्रकट हुआ, उखाड़ लेता हूं, इनकी औषधि बनाऊंगा। नहीं, पहले ये देखना है कि प्रकृति माँ की कृपा से यहाँ उग रहे हैं। जब तक उनका बीज वहां गिर ना जाए, अगली बार वो अपने यौवन, चरम यौवन को वनस्पति प्राप्त ना कर ले, तब तक आप उसे उखाड़ेंगे नहीं और उसके बीज को उस पूरे जंगल में फैलाने का प्रयास करेंगे। तब आप एक अच्छे जीवन चिकित्सक माने जाएंगे। तो वनस्पति का दोहन नहीं करना है, उसके परिवार को बढ़ाना है, ये दोनों चीजें आप सबको मूल रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि औषधियों में आपको पंचांग के विषय में बोला जाता है। पंचांग की बात होती है तो उसका मूल यानी जड़ हो गया, उसका तना हो गया, उसके फल हो गए, उसके फूल हो गए, उसके पत्ते हो गए, इन सबको मिला के यानी कि संपूर्ण वनस्पति को मिला के बनता है पंचांग। तो जब भी हम चिकित्सा करें, औषधि से लें, तो ये देखें कि जब बहुत अनिवार्य हो और जब औषधि अपने यौवन को प्राप्त कर चुकी हो, तभी उससे पंचांग लें, हम पूरा का पूरा उखाड़ें, अन्यथा ना लें। औषधि को जब हम, बहुत सारी औषधियों में हमें जैसे पीपल की छाल बोला जाता है, तो जब हम पीपल की छाल लेने के लिए जाएं तो पहले हम ये सेलेक्ट करें कि वो पीपल पूर्ण रूप से परिपक्व हो। ऐसा ना हो कि वो छाल लेने की वजह से, पीपल की वो छाल लेने की वजह से कहीं हमारी जो पीपल है वो समाप्त ना हो जाए। तो छाल लेते टाइम बहुत प्रेम पूर्वक उससे एक संवाद, मानसिक संवाद स्थापित करें हम पीपल के पेड़ के साथ कि हे पीपल, जो भी आप बोलना चाहें, आप देवता बोलने तो देवता, और कुछ कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं वो देवता नहीं बोलना चाहे, वो जो अल्लाह, जो आपका मन जिसमें तृप्त हो वो आप बोले। मैं आपसे ये छाल ले रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मेरा रोगी ठीक हो। आपको कष्ट होगा निश्चित रूप से, उस कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा बोल के मन में भाव रख के, और आपके कुल को मैं बढ़ाऊंगा, आपके गौरव को मैं बढ़ाऊंगा। जब आपकी इस छाल से रोगी ठीक होगा तो मैं सबसे पहले आपकी ही गौरव गाथा रखूंगा, आपका ही नाम श्रेष्ठ होगा कि पीपल की वजह से ये ठीक हुआ। उस छाल के ऊपर आप थोड़ा सा गौ माता का गोबर लगा दें या मिट्टी लगा दें ताकि वहां वो जल्दी से रिकवर हो जाए। ऐसा मन और भाव हमारा होना चाहिए। उसके बाद आपने औषधि को ले लिया और पीपल को गले लगाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। बरगद को गले लगाइए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जेल के जो 2 महीने 3 दिन अगर मैंने किसी के सहारे काटे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमने काटे पेड़ों को गले लगा के, पक्षियों के साथ, पक्षियों को छोटा छोटा दाना डाल के वो हमने पूरा जीवन काटा है। तो बहुत बहुत अनुभव है, उस विषय में फिर चर्चा करेंगे। तो ये वनस्पतियों का इसी प्रकार से अन्य द्रव्यों को लेना है। अब हम चर्चा करेंगे गौमूत्र के विषय में, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले गौमूत्र, गौमूत्र के विषय में सबसे पहले कि गौमूत्र लेना किस गाय का है। तो पहला प्रश्न ये बनता है, गौमूत्र लेना है। देखिए, इस पूरी प्रकृति में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो जो भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए जीव तैयार हो रहे हैं, उन्हीं जीवों से, उसी प्रकार की गौमाता से लेना। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति के प्राकृतिक जीव है, भारत की जितनी भी नस्लें हैं, उन सब नस्लों की गौमाताओं का आप गौमूत्र ले सकते हो, बशर्ते कि वो प्राकृतिक हो। नंदी और गौमाता के संपर्क, मतलब संबंध स्थापित करने के बाद जो संतान तैयार हो रही है उसी नियम के आधार पर वो बनी हो। सीमन की गाय ना हो। सीमन की जो गाय होती है उसके गुण बहुत कम हो जाते हैं। फिर अगला है देसी नस्ल की सारी आ गई इसमें, हरियाणा, साहिवाल, थारपारकर, गीर, गंगातिरी और बहुत सारी नस्लें, सारी की सारी नस्लें इसमें कवर होंगी। उसके बाद गौमूत्र कितनी उम्र की गाय का, बछिया का या बछड़े का, किसका लेना है? गौमूत्र आपको लेना है देसी गौमाता का। और
बछड़े का, नंदी का। लेकिन नंदी का कब लेना है वो अलग चीजें हैं, और गोमाता का लेना है कब वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं गोमाता के विषय में। गोमाता का गोमूत्र लेना है, कम से कम 1.5 से 2 वर्ष की गोमाता हो, जब उसके शरीर का पूर्ण विकास हो चुका हो, उसकी सूर्य केतु नाड़ी जो सूर्य से ऊर्जा लेती है, और वो सर्वश्रेष्ठ होता है। हालांकि जो छोटी बछिया होता है उसके भी गोमूत्र में गुण होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ 1.5 से 2 वर्ष के बीच की गोमाता का होता है। अब गोमाता गर्भवती हुई है, अगर आज गर्भ धारण किया है, तो लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपको गोमूत्र नहीं लेना है, क्योंकि उनकी एक प्रक्रिया होती है, गोमूत्र के साथ मिलके कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे होते हैं जो शरीर बाहर निकालता है, वो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए नहीं लेना है। गोमाता ने अगर तुरंत बच्चा दिया है तो 1-1.5 महीने तक छटाव होता है, वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। उसके बाद गोमाता अगर बीमार है तो भी नहीं लेना है। अब इसको सरल करके मैं बताता हूं कि गोमाता गोमूत्र जब देती है तो योनि मार्ग से अगर अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं तो उस समय आपको नहीं लेना। ये विशेष रूप से कब कब होता है, जब गोमाता बच्चे को देती है, या गर्भ धारण करती है, या बच्चे को जन्म देने से 1 से 1.5 महीने पहले, इनमें आपको गोमूत्र नहीं लेना है। और जब गोमाता बीमार हो, बीमार का आपको पता चलेगा, वो शारीरिक रूप से आपको दिखाई देगा, उसके नाक का पसीना आप देखोगे, खाना पीना वो छोड़ देगी, जुगाली करना छोड़ देगी, तो बीमार गोमाता का गोमूत्र नहीं लेना है। उसके बाद गोमूत्र कब लेना है? गोमूत्र आपको लेना है सूर्य देवता की अनुपस्थिति में, क्योंकि इस ब्रह्मांड में 2 औषधियां हैं, एक बरगद का दूध, एक गोमूत्र। इनकी ऊर्जा जब हम सूर्य देवता की अनुपस्थिति में लेते हैं तो अपने चरम पर होती है। सूर्य के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा जो है कम होगी, गुण कम होंगे। गोमूत्र किस पात्र में लेना है? गोमूत्र आप मिट्टी के पात्र में ले सकते हैं या अन्य पात्र में ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान करें कि अगर आप ऐसे पात्र में ले रहे हैं मिट्टी के में, तो उसे डायरेक्ट जमीन पे ना रखें, क्योंकि उससे उसकी ऊर्जा पे प्रभाव आएगा। तो अगर आप प्लास्टिक में ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिट्टी की हांडी में लेना अच्छा है, या अन्य जो भी धातुएं आपके पास है उनमें ले सकते हैं। लेके अगर आप अन्य धातु में भी ले रहे हैं तो लेके तुरंत आप उसको मिट्टी की हांडी में डाल दें, मटकी में डाल दें, और मिट्टी की मटकी के नीचे कुछ लकड़ी वगैरह रखें, जिससे पृथ्वी का उनका सीधा संपर्क ना हो। आप गोमूत्र को उपयोग कैसे करना है? गोमूत्र को सूती कपड़े से 7, 8, 9 परत जितना कर सको उससे छान लें। ये सूती कपड़े की 8 परत का सिद्धांत ये है कि उसमें जो भी सूक्ष्म चीजें आ गई हैं, कोई मिट्टी के धूल के कण आ गए, वो साफ हो जाए। अब गोमूत्र की मात्रा के विषय में, ये मात्रा के विषय में आप तब डिसाइड कर पाओगे जब सामने जो व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति को देख लोगे। कफ प्रवृत्ति वालों को गोमूत्र अधिक मात्रा में दिया जा सकता है, पित्त वालों को बहुत कम मात्रा में, और वात वालों को कफ से थोड़ा सा कम। और मौसम पर भी निर्भर करता है, जैसे अब इस समय सर्दी है, जब कड़ाके की सर्दी होती है तो गोमूत्र की मात्रा ज्यादा दी जा सकती है, यानी कि गोमूत्र की जो प्रवृत्ति है वो उष्ण है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न आप लोगों का उठेगा गोमूत्र के विषय में कि कुछ तो मात्रा हमें बताई जाए, तो सर्दी के सीजन में लगभग मैक्सिमम मात्रा को एक कट ऑफ ले लेते हैं, इसका कोई स्थायी वो नहीं है। 50 ml को आप पकड़ के चलें, 50 ml, और जनरली 20 ml हर व्यक्ति को आप दे सकते हैं, पित्त वाले को, और कम आपको मात्रा देनी है। अब मात्रा के बाद जो प्रश्न उठता है कि क्या गोमूत्र को बॉईल करके ले सकते हैं? आप ले सकते हैं गोमूत्र को बॉईल करके, ठीक है। अब हम इसको जीवन चिकित्सा पद्धति के दृष्टिकोण से और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझेंगे। तो गोमूत्र आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक तरीके से त्रिदोष नाशक की औषधि है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कफ और वात पे बहुत अच्छे से काम करती है, इनकी दोनों विकृतियों को ठीक कर देती है। पित्त में भी काफी हद तक काम करती है, लेकिन आपको उसको पित्त के अनुसार संतुलित करना होगा। जैसे जिनकी पित्त प्रवृत्ति है उनको गोमूत्र के अंदर आप हरी ध्रुवा का रस मिला के दे सकते हैं, आप उसमें सौंफ धनिया डाल के दे सकते हैं, तो उससे निश्चित रूप से और भी वो लाभकारी हो जाएगा। आज पहली कक्षा में हमने गोमूत्र इसीलिए लिया है कि गोमूत्र इस धरती की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है। गोमूत्र में अगर
आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5000 से अधिक प्रकार के तत्व हैं और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं कि आधुनिक मशीनें ये साफ साफ कह देती देयर आर सो मैनी अनट्रेसेबल एलिमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको आज आधुनिक विज्ञान खोज भी नहीं पाया है। तो ये गोमूत्र के विषय में। गोमूत्र के अंदर सोना साउंड के तत्व भी पाए जाते हैं। पोटासियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, फास्फोट है, अमोनिया है, कैरोटीन है। साउंड की बात करें, साउंड क्षार भी इसमें काफी मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा अभी इसमें कैल्शियम भी इस गोमूत्र में है। तो अनेकों तत्व हैं गोमूत्र में, उनका सबका वर्णन करना संभव नहीं है और ना ही मुझे सारे तत्व याद हैं। अब हम बात करते हैं कि गोमूत्र का उपयोग किस किस बीमारी में हमें कैसे करना है। तो गोमूत्र का उपयोग के लिए सबसे अच्छा है, जो कफ के रोग हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी होता है गोमूत्र। ठीक है, कफ के रोग जितने भी हैं, तो कफ के रोगों में आज सबसे ज्यादा परेशान है हम दमा अस्थमा से। पूरे भारत का एक तरीके से दम तोड़ रखा है दमा अस्थमा ने। तो दमा के लिए क्या करना है, दमा के रोगियों को गोमूत्र आप दें तो उसमें कुछ औषधियां और उनका पाउडर बना लें। कुछ औषधियां मैं लिखवा रहा हूं, उसमें सबसे पहले आपको लेना है तुलसी। तुलसी के बाद आप उसके अंदर आप लेंगे, तुलसी के बाद उन्नाव, सौंठ, गाजावान लेंगे, वासा लेंगे, मुलेठी लेंगे, कटेली लेंगे, सोमलता लेंगे, भारंगी लेंगे और आप उसमें दालचीनी लेंगे। इन सब औषधियों का पाउडर बना लें समान मात्रा में और पाउडर बना के और वो गोमूत्र में 2 से 5 ग्राम के मध्य में डालें, बॉईल करें और रोगी की शारीरिक क्षमता के अनुसार उसे सुबह शाम दें। और इसके अलावा खांसी अगर है रोगी को तो उसके लिए भी गोमूत्र बहुत उपयोगी है, अद्भुत उपयोगी है। शुगर का अगर कोई रोगी है तो वहाँ भी बहुत उपयोगी है। और उसमें कुछ औषधियाँ आप साथ में ले लें, गुड़मार है, जामुन की छाल है, बकाइंड की छाल है, नीम की छाल है, चिरायता है, कुटकी है, दारू हल्दी है, देवदारू है, गिलोय है, अश्वगंधा है। इन सबको आप ले लें साथ में। नीम की मात्रा बाकी सब सामान रखें, नीम की मात्रा आधी रखें और रोगी को देंगे तो बहुत लाभदायक है। आज सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे हार्ट ब्लॉकेज के बहुत रोगी हो रहे हैं, तो उनको आप अर्जुन की छाल के साथ दें, बहुत लाभ मिलेगा रोगी को। मोटापा के जो रोगी हैं उनके लिए आप अश्वगंधा, गोखरू, पुनर्नवा, श्याम तुलसी, गिलोय और हरड़, इन सब का समानांतर पाउडर बना के उसी प्रकार से गोमूत्र में उबाल के सुबह शाम दें तो लाभकारी है। थायराइड का अगर रोगी है तो उसको अश्वगंधा, श्याम तुलसी, छोटी पीपली, काली मिर्च, ब्रह्मी और आपका धनिया, इन सबको आप दें तो बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है उनके लिए बहुत लाभदायक है। सामान्य जोड़ों में दर्द में तो हार सिंगार के पत्तों में आप दोगे तो ही ठीक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो आप उसके अंदर या गठिया बन गया है तो आप उसमें निर्गुंडी, अश्वगंधा, हार सिंगार, आंवला, अजवाइन, मेथी, हींग, श्याम तुलसी, नागर मोथा और सहजन, इन सब को साथ में ढेचा भी मिला सकते हैं। इन सब का पाउडर बना के गोमूत्र में डाल के उबाल के आप दोगे तो गठिया आप देखोगे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। किडनी का अगर रोगी है तो किडनी रोगी में भी गोमूत्र बहुत लाभकारी है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है, सूक्ष्म मात्रा में देना है। तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हो सरपुंखा, पुनर्नवा, गोखरू, पलाश के फूल, गिलोय, अर्जुन, कालमेघ, हरड़, श्याम तुलसी, निर्गुंडी और भूमि आंवला, इन सबको मिश्रित करके आप दोगे तो अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, गोमूत्र को जो है कैंसर में बहुत अच्छे परिणाम है, और कैंसर की तो ये सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन एक बात आप सबको ध्यान रखना, अकेला गोमूत्र कैंसर को ठीक नहीं कर सकता है, उसके साथ बहुत सारी औषधियों के मिश्रण होते हैं, उन मिश्रण के साथ हमें देना होता है। रोगी का यकृत बढ़ जाता है, पलिया बढ़ जाता है, तो लगभग गोमूत्र 5 तोड़ा गोमूत्र में 1 चुटकी नमक मिलाकर और साथ में पुनर्नवा का कवाथ आप देंगे तो यकृत और पलीवा जो बढ़ा हुआ है उसमें आप देखेंगे बहुत लाभ मिलेगा।
और जिन लोगों को कब्ज होती है उनको गोमूत्र दें, उसके अंदर लगभग 1/4 चम्मच काला नमक डालें और फिर गोमूत्र पिलाएं रोगी को, या फिर आधे कप गोमूत्र में थोड़ा सा नमक और नींबू का रस मिला के पिलाएं, तो पुराने से पुरानी गैस, कब्ज ठीक हो जाएगी। इसके अलावा गोमूत्र पंचगव्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचगव्य निर्मित करके देंगे आप तो वो भी बहुत लाभदायक है कैंसर में। और बहुत सारी औषधियां हैं जो कैंसर में हम प्रयोग करते हैं गोमूत्र के साथ। वो उसके अंदर हम आपका कचनार, तुलसी, पुनर्नवा, सर्पगंधा और आपका हल्दी। और इसके अलावा कैंसर में एक जो समझने वाली बात है कि कैंसर में गोमूत्र क्यों उपयोगी है और अन्य बीमारियों में गोमूत्र क्यों उपयोगी है। देखिए, गोमूत्र के अंदर अमोनिया होता है और गोमूत्र के अंदर एक प्रकृति ने एक ऐसा गुण दिया है, एक दिव्य गुण दिया, वो किसी भी औषधि को बहुत तेजी से शरीर में फैला देता है। और अमोनिया उसमें सबसे मेजर फैक्टर है जो उसको औषधि को तेजी से फैलाता है। तो किसी भी बीमारी में गोमूत्र के साथ जब हम औषधि देते हैं तो वो ठीक एलोपैथी की जैसे औषधियां ड्रिप के माध्यम से जो दी जाती है वेन्स के माध्यम, इसी तरीके से वो तेजी से स्पीड से फैलती हैं। तो इसलिए गोमूत्र बहुत उपयोगी हो जाता है सभी बीमारियों में। अब इसमें कुछ प्रश्न होगा, क्या कुछ रोगियों को ऐसे भी हैं जिनको गोमूत्र देना ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रकृति में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के समानांतर, इवन हमारी 2 फिंगर्स हैं वो भी मैच नहीं करती है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना करना है, पहले तो आपने जब गोमूत्र दिया अगर उसका कोई रिएक्शन आए तो तुरंत बंद कर दो। और आप वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से देखोगे तो जिन रोगियों का जिनका पित्त प्रवृत्ति है उनको गोमूत्र नहीं देना, या जिनका पित्त बहुत ज्यादा विकृत है उनको बिल्कुल गोमूत्र नहीं देना है। इसके अलावा जीवन चिकित्सा पद्धति के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो जिन लोगों को, सरल रूप में मैं कहूं, जिन लोगों को शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, छोटे छोटे रेसिज हो जाते हैं, पसीना बहुत आता है, उन लोगों को गोमूत्र आपको नहीं देना है। एक और चीज मेरे को याद आई, गोमूत्र जो साइटिका है बहुत परेशान करता है, तो साइटिका के रोगी को आप गोमूत्र में निर्गुंडी, हार श्रृंगार, हल्दी, श्याम तुलसी और बेलपत्र, गिलोय और साथ में सहजन, इन सबको समानांतर मात्रा में गोमूत्र में दोगे तो साइटिका में बहुत अद्भुत रिजल्ट है। तो आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहली कक्षा थी, इसको सुनने के बाद आपके जो भी प्रश्न उठे वो आप कमेंट कीजिएगा। और आगे के, हालांकि गोमूत्र के और अनंत उपयोग हैं। आपके लकवा के केस में सण के बीज और अकरकरा दोनों को मिला के गोमूत्र में हम दे सकते हैं, मात्र 1 से 2 ग्राम के बीच में, तो ये बहुत उपयोगी हो जाता है। तो आपको आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। आपके जो भी प्रश्न हो इस कक्षा के विषय में, जिन लोगों ने ऑनलाइन कक्षा नहीं ली वो कमेंट करके अपने प्रश्न या लिस्ट बना के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उनके अगली जो लाइव सेशन होगा उनमें जवाब देने का प्रयास होगा, या गोमूत्र के विषय में जो सवाल जवाब का एक कक्षा रखेंगे जो यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे, उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। और मेरी प्रार्थना है, क्योंकि सुबह 5 बजे रोजाना ये कक्षा होती है, आप सभी इस कक्षा को ज्वाइन करें। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत होगी और हम बहुत आगे तक, हम सब मिलके हमारे कार्य को बहुत आगे तक ले जाएंगे। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें।